आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चर्चा का विषय है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। कक्षा 12 की भूगोल की पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्यम ऊर्जा का परिणाम है। जो मनुष्य क्रियाकलाप करता है पृथ्वी पर, उससे कुछ अपशिष्ट उत्पाद पैदा होते हैं। उन अपशिष्ट प्राप्त उत्पादों से, अपशिष्ट उत्पादों में जो बेकार बचे हुए उत्पाद हैं, जो क्रियाकलाप करने के बाद जो उत्पाद निकलता है, उससे जो अपशिष्ट उत्पाद हैं उनसे ऊर्जा निकलती है, कुछ पदार्थ निकलता है, द्रव्य निकलता है। उसका परिणाम ही पर्यावरण प्रदूषण है। प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। पहला इसमें जल प्रदूषण। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है जल प्रदूषण का दृश्य, किस प्रकार पूरा पानी प्रदूषित हो गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जो भी मानवीय क्रियाकलापों से पैदा हुए हैं दिखाई दे रहे हैं आपको चित्र में, कि पानी जो है पीने के योग्य नहीं रह गया, किसी इस्तेमाल के योग्य नहीं रह गया है। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। देश में जनसंख्या बढ़ती गई, उद्योग धंधों का विस्तार हुआ और पानी का इस्तेमाल होने से, गलत ढंग से इस्तेमाल होने से जल की जो गुणवत्ता थी उसकी क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता खराब हुई या निम्न हुई। नदियों, नहरों, तालाबों, झीलों में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। जो तालाब हैं, नदियां हैं, झील हैं, उसमें जो पानी मौजूद है वह उपयोग के लायक नहीं रह गया है, पीने के लायक नहीं रह गया है। उसमें जो उसमें विभिन्न पदार्थ मिल गए हैं, जैसे निलंबित कण है, कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये पानी मिल गए हैं। जब जल में इन पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थ, निलंबित कण, अकार्बनिक पदार्थ, इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, इनकी मात्रा अगर पानी में ज़्यादा हो जाती है तो पानी प्रदूषित हो जाता है, जल पीने के लायक नहीं रहता। एक स्थिति ऐसी आती है जब इन पदार्थों की सांद्रता बहुत बढ़ जाती है तो पानी में गुण होता है, पानी अपने को स्वतः ही बहने के साथ ही शुद्ध कर लेता है। लेकिन जब पानी में कार्बनिक पदार्थ, निलंबित धूल कण, निलंबित कण जो भी हैं, उनकी क्षमता जब ज़्यादा हो जाती है तो पानी की स्वतः अपने को शुद्ध करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और पानी प्रदूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण। यद्यपि जल प्राकृतिक स्रोतों जैसे अपरदन, भूस्खलन और पेड़ पौधों तथा मृत पशु के सड़ने आदि से प्राप्त प्रदूषकों से होता है। पानी के प्रदूषित करने के कई कारण हो सकते हैं। अपरदन हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, पेड़ पौधों के सड़ने से होता है, या कोई पशु मर गया, पानी में आ गया, पानी में गिर गया या पानी में मर गया तो उससे पानी प्रदूषित होता है। लेकिन ये तो प्राकृतिक कारण है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मानव स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण है। लेकिन जो वास्तव में जिससे पानी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है उस कारणों में मानव द्वारा उत्पन्न जो प्रदूषक हैं वो मुख्य कारण है। मानव जल को उद्योगों, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, कृषि में मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद बीज दवाओं के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ जमीन में पहुंच रहे हैं, फिर वो पानी में जा रहे हैं उससे। और जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है जिसमें नदियों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है मनुष्य के दाह संस्कार के समय, या हमारे जो मेले हैं नदियों के किनारे जो लगते हैं, कुंभ या इस तरह के मेले, तो इसके कारण भी पानी बहुत अधिक प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जलजनित बीमारियों को जन्म देती है। इसके कारण दस्त,
आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं, जो पेट संबंधी बीमारियां होती है, अधिकांश बीमारियां, उसका कारण क्या है? जल जनित बीमारियां, पानी के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित होते हैं। जो लगभग 1/4 या 25% जो रोग हमारे हो रहे हैं भारत में, उसका बहुत बड़ा कारण प्रदूषित जल है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैसें, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि के रूप में लिया जाता है। पानी, अगर हवा में धूल की मात्रा बढ़ गई, धुएं की मात्रा बढ़ गई, गैसें बढ़ गई, दुर्गंध आ गई, तो वो, या पानी की मात्रा, वाष्प, ये जो संदूषक हैं, ये अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वायु दूषित हो जाती है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग से, जो हमारे विभिन्न प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जा रहे हैं, जीवाश्म ईंधन, इनके द्वारा भी इनकी मात्रा भी बढ़ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है? धुआं फैल रहा है वातावरण में और गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन हुए जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। खनन के कारण और उद्योग धंधों के कारण भी वायु प्रदूषित हो रही है। ये वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। एक चित्र में आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार उद्योग धंधे वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, कितना धुआं जा रहा है वातावरण में। अब वायु शुद्ध रह पाएगी क्या इतने धुएं के बावजूद? इस प्रकार पूरी दुनिया में करोड़ों फैक्ट्रियां चल रही हैं जो वायु को प्रदूषित कर रही हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय, सांस संबंधी बीमारियां होती हैं, तंत्रिका तंत्रीय संबंधी बीमारी, नर्वस सिस्टम से संबंधी बीमारी, और रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो अगर वायु प्रदूषित होती रहेगी तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। ध्वनि प्रदूषण, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से, सहनीय सीमा माने जितना मनुष्य सह सकता है उससे अगर अधिक असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग हैं, मशीनीकृत निर्माण है, तोड़फोड़ कार्य, वाहन, मोटर वाहन, वायुयान इत्यादि। विभिन्न स्रोतों से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, तोड़फोड़ का कार्य हो रहा है, कहीं निर्माण कार्य हो रहा है, इसके कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और ध्वनि प्रदूषण कह किसे रहे हैं कि मनुष्य जिस सीमा को सह सकता है उससे अधिक अगर ध्वनि हो रही है तो वह ध्वनि प्रदूषण है। इसके अलावा सायरनों के द्वारा, लाउड स्पीकरों के द्वारा, या सामुदायिक गतिविधियां, कहीं पर समुदाय की कोई गतिविधियां चल रही हैं तो उसमें कोई उत्सव चल रहा है, उसमें जो ध्वनि होती है वह सब इसके अंतर्गत शामिल होती है। किंतु जो ये आवधिक ध्वनियां हैं प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं, ये स्व ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत शामिल की जाती है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती जाती है। जो हम इन क्षेत्रों से जहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उस क्षेत्र से दूर जाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण की मात्रा घटती जाती है। जैसे हम किसी हवाई जहाज के अड्डे के पास हैं, रेलवे स्टेशन के पास हैं जहाँ रेल चल रही है, तो वहाँ प्रदूषण होगा। जो ही हम उस क्षेत्र से हटेंगे तो ध्वनि प्रदूषण की मात्रा, जहाँ पर ध्वनि उत्पन्न हो रही है वहाँ से हटेंगे तो ध्वनि प्रदूषण कम होता जाएगा। ध्वनि प्रदूषण आज खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। भूमि प्रदूषण के अंतर्गत है नगरीय अपशिष्ट निपटान। देखो नगर में किस प्रकार गंदगी, कूड़े के ढेर लग गए, गंदगी किस प्रकार हो गई है। ये एक अलग तरह का प्रदूषण है जो हमारे दैनिक जीवन में, जो हमारी दैनिक क्रियाकलापों को बहुत अधिक प्रदूषित कर रहा है, दिक्कतें पैदा कर रहा है। नगरीय क्षेत्रों को प्रायः अति संकुल, भीड़ भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और उसके परिणाम स्वरूप साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है। नगरों की पहचान क्या है? भीड़ भाड़ है, बहुत अधिक संकुलता है, कंजस्टेड होना, बढ़ती हुई जनसंख्या है जिसके लिए सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, और इसके कारण क्या हो रहा है? साफ सफाई की खराब स्थिति है, प्रदूषित वायु है। तो यही नगरों की आज के समय में पहचान है। ठोस अपशिष्ट के द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियां शामिल की जाती हैं, जैसे कि जंग लगी पिनें, टूटे कांच के टुकड़े के सामान, प्लास्टिक के डब्बे, पॉलीथीन की थैलियां, रद्दी कागज इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसमें शामिल किया जाता है। नगरीय अपशिष्ट निपटान, नगरीय क्षेत्रों के आसपास
औद्योगिक इकाई के संकेंद्रण से भी औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती है। अब हो क्या रहा है, उद्योग धंधों से जो कचरा निकल रहा है उसको नदियों में छोड़ दिया जा रहा है, जिससे पानी भी प्रदूषित हो रहा है। नगर आधारित उद्योगों तथा अनुपचारित वाहित मल के कारण नदियों के प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो सीवरेज से जो सीवर निकल रही है, सीवर लाइनें, उसमें जो मल निकल रहा है उसको सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिया जा रहा है, जिससे पानी भी प्रदूषित हो रहा है और प्रदूषित पानी पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है, क्योंकि पर्याप्त साधन नहीं है नगरीय अपशिष्ट निपटान के, इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़े शहरों में ये बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट का 90% को एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है। जो बड़े शहर हैं, जो हमारे मेट्रो सिटीज हैं, उनमें 90% अपशिष्ट को निपटा दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। लेकिन देश के जो छोटे शहर हैं उनमें 30% से 50% कचरा बिना एकत्र किए ही छोड़ दिया जाता है। यह गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। अनुपचारित कचरे से धीरे धीरे अनुपचारित कचरा जो है, इस प्रकार का जो कचरा है, ये धीरे धीरे सड़ता है और मीथेन ईथेन जैसी विषाक्त गैसें वातावरण में पहुंचती हैं इसके द्वारा। ग्रामीण शहरी प्रवास। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या प्रवाह अनेक कारकों से प्रभावित होता है। गांव से शहरों की ओर लोग रोजगार के लिए या विभिन्न कारणों से पहुंचते हैं, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग। जो नगरीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग होती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरों की ओर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर, गाँव में रोजगार नहीं है इसलिए भी लोग नगरों की ओर आ रहे हैं। और नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप। जो गाँव हैं नगरों की तुलना में उन क्षेत्रों में सुविधाएं कम है, विकास नहीं हुआ है, असंतुलित विकास है, नगर बहुत आगे निकल गए हैं, गांव बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये सब कारण हैं जो गांवों से लोगों को शहरों की ओर आने को मजबूर करते हैं। भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। गरीब लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे इन महानगरों में पहुंचते हैं। अब क्या हो रहा है, महानगरों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। इसका कारण क्या है कि छोटे शहरों में भी लोगों को उतने रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोग गांव से शहर में ना आके, छोटे नगर में ना आकर के सीधे बड़े शहरों में पहुंच रहे हैं, ताकि उनको विभिन्न प्रकार की जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, चाहे रोजगार की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, किसी प्रकार की भी जो उनकी समस्याएं हैं वो दूर हो सके। केस अध्ययन, इसी प्रकार का एक केस अध्ययन दिया गया है। रमेश अनुबंध के आधार पर तलचर में निर्माणशील पर पिछले 2 वर्षों से एक वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है। एक किसी निर्माण क्षेत्र में तलचर में रमेश एक कार्य कर रहा है अनुबंध के आधार पर। वो किसी ठेकेदार के साथ काम करता है और ठेकेदार का कोई अनुबंध है, उसके साथ ही वो काम कर रहा है। वो अपने ठेकेदार के साथ देश भर के विभिन्न जगहों जैसे कि सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर, ये विभिन्न शहरों के नाम हैं, उन शहरों में जाता है और प्रतिवर्ष 20,000 रुपये अपने पिता के पास भेजता है। उसके द्वारा भेजे गए पैसे, जो पैसे घर भेजता है अपने पिता के पास बचत करके, उसके जो घर के जो उसके बच्चे जो घर में रहते हैं उनके दैनिक उपयोग की जरूरतें पूरी होती हैं, उससे स्वास्थ्य की देखभाल होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा, ये 20,000 रुपये जो है वो भेजे जा रहे हैं, वो काम आते हैं। जो विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं वो उससे मीट आउट हो रहे हैं, वो उससे पूरे हो रहे हैं। कुछ पैसे जैसे कृषि के लिए, जमीन की खरीद के लिए और घरों के निर्माण पर भी खर्च होता है। जो कुछ खर्चे हैं वो खर्चे जो घर के विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं उसके काम भी इसी पैसे से किए जाते हैं। रमेश के कार्य करने से उसके रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है। जो रमेश के पिता थे पहले वो काम करते थे, लेकिन उससे उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई। जब रमेश ने काम करना शुरू किया और घर के लिए पैसे भेजना शुरू किया तो धीरे धीरे उसके घर के रहन सहन का स्तर सुधरा है। ये एक प्रवास का एग्जाम्पल है कि प्रवास करके किस प्रकार अपने घर की आर्थिक स्थिति को गरीब लोग सुधार रहे हैं। अब गंदी बस्तियों की समस्याएं, नगरों में जो समस्याएं हैं या गाँव क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हैं, जो गंदी बस्तियां, स्लम्स जो हैं, उनमें किस प्रकार की समस्याएं हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियां अपने प्रकारों से भिन्न होती हैं और कई बार वे एक दूसरे की पूरक होती हैं। गांव में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। नगरीय बस्तियों में विभाजन स्पष्ट दिखाई देता है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव कहते किसे हैं, जहां पर अधिकांश लोग प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। नगरीय केंद्रों में एक और धनाढ्य वर्ग रहता है। नगरों में भी जो विभाजन है बाहर से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जाके देखें तो उसमें एक स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। एक तरफ नगरों में वो लोग रहते हैं जो धनाढ्य हैं,
उनके क्षेत्रों में क्या होता है, चौड़ी सड़कें होती हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होती है, जल स्वच्छ मिलता है उनको, पार्क मिलते हैं, खेल के मैदान है उनके क्षेत्र में, और वैयक्तिक सुरक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर क्या होता है, उसी नगर में झुग्गी झोपड़ियाँ, गंदी बस्तियाँ हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं, और पटरियों के किनारे ढांचे खड़े रह गए हैं, ऐसे ढांचे जिसमें गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। गंदी बस्तियों की समस्याएं क्या है, गंदी बस्तियों में जीर्ण शीर्ण मकान मिलेंगे आपको, टूटे फूटे से मकान मिलेंगे, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं है, खुली हवा का अभाव, प्रकाश तथा शौच सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में काम करती है। कहाँ पे काम करती है, असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में उनको कम वेतन मिलता है, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें वेतन भी कम मिलता है, और ऐसा काम करते हैं जो जोखिम के काम है, जिसमें रिस्क ज्यादा है, ऐसे कामों में संलग्न रहते हैं ये लोग। गरीबी इन्हें नशीली दवाओं में, शराब में, अपराध में, गुंडागर्दी में, पलायन और उदासीनता, और अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है। गरीबी के कारण क्या होता है, ये लोग नशीली दवाओं के चपेट में आ जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, अपराध करने लगते हैं, गुंडागर्दी करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये जब इस प्रकार के व्यसनों में पड़ जाते हैं तो समाज में इनका बहिष्कार उत्पन्न हो जाता है, बहिष्कार करने लगते हैं लोग कि यार वो शराबी है, वो गुंडा है, वो अपराधी है, इस प्रकार का अंततः उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। एक भू निम्नीकरण, कृषि की भूमि दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं वरन इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है। मृदा अपरदन, लवणता तथा भू क्षारीयता से भू निम्नीकरण होता है। अगर जमीन लवणीय हो गई, मिट्टी का अपरदन होने लगा, या भूमि में क्षारीय पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगी तो भूमि की गुणवत्ता कम होने लगती है, गिरने लगती है। भूमि के अविरल प्रयोग से, अगर भूमि का लगातार इस्तेमाल किया जाए तो उसके कारण भी भू निम्नीकरण होगा, जमीन की क्वालिटी, उर्वरता उसकी कम होगी तथा उत्पादकता में कमी आएगी। अगर जमीन उर्वर नहीं है तो उत्पादकता में कम होने लगेगी। भू निम्नीकरण का अभिप्राय, भू निम्नीकरण से मतलब है, क्या मतलब है उससे, स्थायी और अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी है, या तो स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आना ही भू निम्नीकरण है। भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं द्वारा तीव्रता से होता है। प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, प्रकृति के कारण हो सकता है, जैसे मृदा अपरदन हो गया, और मानव जनित कारण हो सकते हैं, जैसे मनुष्य ने जमीन की जो लवणता है या उसकी क्षारीयता है उसमें लगातार वृद्धि कर रहा है। ये दो कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और मानव जनित कारण भी हो सकता है। एक इसी तरह का केस दिया गया है, केस अध्ययन, झबुआ जिला मध्य प्रदेश के अति पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। यह वास्तव में जनजातीय जनसंख्या, विशेषतः भील का उच्च सांद्रण इसकी प्रमुख विशेषता है। मध्य प्रदेश के एक जिले के बारे में दिया है, झबुआ जिला। तो यहाँ भील बहुत ज्यादा मात्रा में है, भील लोग रहते हैं। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों ही से जल संभरण प्रबंध कार्यक्रम इसमें फंड अनुदानित है। तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने जल संभरण के प्रबंधन के लिए इस क्षेत्र को अनुदान दिया गया। इन्हें झबुआ जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। यहाँ इस जिले में इस कार्यक्रम को, जल संभरण कार्यक्रम जो है, सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं। यह निम्नीकरण को रोकने, इसका उद्देश्य क्या है, जो भू निम्नीकरण हो गया उसको रोकने का प्रयास, और भूमि की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। जैसे कि पहले बताया कि मनुष्य ने जमीन की उर्वरा शक्ति को कम कर दिया है, चाहे उसको अम्लीय बना दिया है, चाहे क्षारीय बना दिया है, या प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम चलाए गए। इसमें जल तथा वनस्पतियों के बीच संबद्धता को पहचानना है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और सामूहिक सहभागिता से लोगों की आजीविका को सुधारने का प्रयास करना है। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसका उद्देश्य है कि जमीन की गुणवत्ता में सुधार आए। राजीव गांधी मिशन के द्वारा क्रियान्वित जल संभरण प्रबंधन ने अकेले झबुआ जिले की लगभग 20% भूमि का उपचार किया है। जो जमीन खराब हो गई थी उसकी गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया है। झाबुआ जिले का पेटलावाड़ विकासखंड जिले के सर्वाधिक उत्तरी छोर पर स्थित है तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी तथा जल संभरण प्रबंधन हेतु समुदाय की प्रतिभागिता का सफल प्रकरण प्रस्तुत करता है। पेटलावाड़ विकासखंड के भील समुदाय ने अपना स्वयं का विकास करके
विस्तृत भागों की साझी संपदा संसाधनों को पुनर्जीवित किया है। प्रत्येक परिवार ने एक साझी संपदा में एक पेड़ लगाया और इसे अनुरक्षित किया। प्रत्येक परिवार ने चारागाह भूमिका पर चारा बोया और उसको 2 वर्षों तक उसकी रक्षा करी। खुली चराई को प्रतिबंधित किया और उन्हें यकीन है कि चारागाह जो उन्होंने विकसित किए हैं भविष्य में उनके पशुओं को सतत पोषण करते रहेंगे। इस केस स्टडी का उद्देश्य है जो सतत पोषणीय विकास है उसको बढ़ावा देना। तो भील समुदाय को इसमें शामिल किया गया और उनको जो समुदाय है उस समुदाय से प्रत्येक व्यक्ति ने एक पेड़ लगाया और साथ ही जो चारागाह का विकास करने का प्रयास किया और खुली चराई को प्रतिबंधित किया और जो अपने पशु हैं उनको चारागाह से घास काट के उनके नाद में ही भोजन देने की व्यवस्था की, जिससे उनका मानना है कि अगर हम इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो लंबे समय तक हमारे पशुओं को चारा उपलब्ध होता रहेगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।